हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देखना चाह रहे हैं और देखेंगे भी कि जो आपकी कलाम प्री रीड मॉडल पेपर है एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का, तो इसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगे आपको मालूम होगा वैसे तो। जैसे कि आपकी मनोविज्ञान है जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आप सीडीपी भी बोल देते हैं। इसके बाद है आपने लैंग्वेज ली होगी, जैसे भाषा फर्स्ट के रूप में चूज की होगी आपने हिंदी, तो उसके 30 क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की होगी उसके 30 क्वेश्चन करेंगे। यानी ये जो आपके 90 क्वेश्चन होते हैं ये तो कॉमन होते हैं, चाहे आप प्राइमरी के हों या आप लेवल 2 हों। लेवल 2 में जैसे एसएसटी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 90 क्वेश्चन है ना, ये साइंस में वालों के लिए भी कॉमन होंगे, ठीक है। चाहे प्राइमरी में या प्राइमरी वाले देख रहे होंगे तो उनके लिए भी कॉमन होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो 60 क्वेश्चन है ना, यहाँ से चेंजिंग होंगे। जो एसएसटी वाले हैं उनके 60 क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा होंगे, उन्हीं के सब्जेक्ट से संबंधित है। इस प्रकार ये टोटल करेंगे तो आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। हम इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे जो कंप्लीट 150 क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं, यानी आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप भी अगर इन क्वेश्चनों को करेंगे तो निश्चित तौर से जो भी आपने अब तक पढ़ा है ना प्री रीड के लिए या रीड पात्रता के लिए, आपको भी फील होगा हाँ बिल्कुल ही सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। तो शुरुआत हम सीडीपी से करेंगे, फिर भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी करेंगे, सेकंड के रूप में संस्कृत करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इसे प्राइमरी वाले इन तीनों पार्टों को देख सकते हैं, मनोविज्ञान की को, भाषा फर्स्ट हिंदी और सेकंड भाषा संस्कृत। इसके बाद एसएसटी वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, चाहे वो साइंस मैथ वाले हो या लेवल फर्स्ट वाले। हालांकि एसएसटी वाले तो कंप्लीट ही देखेंगे क्योंकि उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है ये। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं कि और भी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए मॉडल पेपर, तो निश्चित तौर से बता देना। मैं 3 दिन में 3 मॉडल पेपर यानी सॉल्व करके डालूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ाएंगे, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन अदरवाइज जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही डालते रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं। सीडीपी यानी जो आपकी मनोविज्ञान है उसी से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआत में। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार है बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है, यानी अगर बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है तो उसकी क्या विशेषता है, इसमें से आपको चूज करनी है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे जो अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है, तो ये आपके औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि आपने ये जीन पियाजे पढ़ा हुआ था, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले नंबर की होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरे नंबर की होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरे नंबर की होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त सक्रियात्मक बोलते हैं, और 4 नंबर की स्टेज होती है जिसे फॉर्मल, या आप इसे फॉर्मल के अलावा एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। यानी आप फॉर्मल बोल दीजिएगा या एब्स्ट्रैक्ट, इसे ही आप औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसी की एक विशेषता पूछी थी और इसकी विशेषता 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगी, जिसकी उम्र होती है 11 वर्ष के बाद, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी और ऑप्शनों की बात करें तब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को देखते हुए चले। जैसे ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये घर केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना 2 नंबर की अवस्था, तो उसकी एक विशेषता होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्री ऑपरेशनल जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है ना, ये उसकी एक विशेषता होती है जिसमें बच्चे एक साइड ही सोच पाते हैं, ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं सेंट्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ थॉट, यानी इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय सोच आबद्ध का मतलब होता है कि वो वन साइडेड ही सोच पाते हैं किसी बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार ये विशेषता हो जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे ही आप हिंदी में कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। हालांकि मुझे आगे चलना चाहिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन समझाने में ना समय बहुत लग जाता है और क्वेश्चन में टाइम अधिक लगने से वीडियो लंबा हो जाता है। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल के बता के निकल सकता था, फिर भी जब हम कर ही रहे हैं सॉल्व तो सभी को करते हुए चलते हैं। अब 3 नंबर ऑप्शन दे रखा था संरक्षण वर्गीकरण, वो श्रेणीबद्ध करने में अक्षम होते हैं। अगर ये अक्षम यानी अक्षम मतलब सक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर से ये भी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था की विशेषता हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये सक्षम होते, अगर ये नहीं शब्द नहीं होता यहाँ पे, तो फिर ये पता है मालूम है ये किसकी विशेषता हो जाती है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे, तो ये फिर आपकी जो 3 नंबर की अवस्था होती है जीन पियाजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप
मूल सक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 7 से 11, और ये जो इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये ऑपरेशनल है जो ऊपर लिखी है, ये वाली स्टेज लास्ट में लग जाती है। तो ये उसकी विशेषता है। जैसे संरक्षण है, इसमें संरक्षण में ये होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन के बारे में जानकारी हो जाती है। वर्गीकरण करता है बच्चा, क्रमबद्ध में सजा देता है सभी चीज़ों को, वस्तुओं को। तो ये उसकी विशेषता है। 4 नंबर ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। ये कहीं ना कहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। ओवरऑल इस क्वेश्चन को एक बार रफ कर दें हम, तो आप ये देखें, इसमें पूछा था हमें औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और बाकी जो विशेषताएं दे रखी हैं वो सभी दे रखी हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। समझ रहे होंगे ना, जो भी विशेषताएं दे रखी हैं 2, 3, 4 नंबर पे, वो सभी विशेषताएं दे रखी हैं ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जिसे आप कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। हालांकि मैं नीचे लिखा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि समय लगेगा, वहाँ पे अगर डायरेक्टली आंसर देखना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर के आगे देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 नंबर की अवस्था की विशेषता पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस प्रकार पूछा है कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। अब एक बात करें, आपने पढ़ा हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो हम एक जब डेवलपमेंट के पढ़ते हैं यानी विकास पढ़ते हैं, तो उनमें आते हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक दे रखे हैं जैसे सेफेलोकोडल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये विकास के सिद्धांत में ही आते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है ना, इसका मतलब होता है कि पहले वो अपने पूरे हाथ से काम करता है, फिर वो विशिष्ट करने लगता है। विशिष्ट में से ये है, पहले पूरे हाथ से कर रहा था, अब उंगलियों से कर रहा है। तो हाथ से कर रहा था वो सामान्यता काम, ठीक है, वो अब जो उंगलियों से करेगा फिर वो विशिष्ट हो जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है विकास, ठीक है। हालांकि इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो ये कहेंगे केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, और या केंद्र से परिधि की ओर, ये केंद्र से परिधि की ओर, ये पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको इससे संबंधित, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर कह सकते हैं। ये सभी हैं आपके प्रॉक्सिमोडिस्टल की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा था, पहले पूरे हाथ से का प्रयोग करता है, फिर विशिष्ट करने लग जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सेफेलोकोडल दे रखा है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है हमारा विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, यानी पहले सिर का विकास, फिर गर्दन का, फिर छाती का, फिर पैरों का विकास, इस प्रकार क्रम होता है, ठीक है। अब केंद्र का तो बता ही दिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ और टाइप से पूछा था, यहाँ पे कुछ और टाइप से पूछा है। ये कह रहा है कि यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके बृहद मंडल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो सिस्टम। जब आप यूरी ब्रॉन ब्रेनर को पढ़ेंगे तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बायो इकोलॉजी, यानी जैव पारिस्थितिकी के नाम से एक सिद्धांत दिया था। ये लिख रहा है ना पारिस्थितिकी तंत्र, तो लास्ट में सिस्टम और लगा देते हैं हर शब्दों में ये, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं बायो इकोलॉजी सिस्टम कह सकते हैं, सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे के चारों जो वातावरण होता है ना, या एक तरह से पारिस्थितिकी इन्होंने शब्द ज़्यादा यूज किया है। हालांकि जो वातावरण होता है तो उसमें उन्होंने कुछ सिस्टमों में बांट रखा था अपना सिद्धांत। जैसे पहले नंबर पे आता है उसे माइक्रो कहेंगे, ये वाला, ठीक है। 2 नंबर पे आता है आपका मीजो, ये वाला। 3 नंबर पे आता है एक्चो, ये वाला। 4 नंबर पे आता है ये आपको मैक्रो। 5 नंबर पे आता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये 5 भागों में बांट रखा है। तो जिनमें से हमें एक विशेषता पूछी है, कौन सी, कि जो भी सामाजिक प्रथाएं होती है ना और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं यानी समाज में, तो ये 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, यानी मैक्रो सिस्टम, इसकी एक विशेषता होती है। जो क्रोनो सिस्टम लिखा है ना, इसमें जैसे तलाक हो जाए पेरेंट्स का, ठीक है, तलाक, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या घटनाएं बोल सकते हैं, तो ये सभी आते हैं, इनकी विशेषता होती हैं, ठीक है। हालांकि जो माइक्रो सिस्टम होता है इसमें तो घर परिवार वाले सदस्य आ जाते हैं। मीजो सिस्टम है जो, जैसे कि पड़ोसी हो गए वो आ जाएंगे, टीचर आ जाएगा इसी में,
ठीक है। इसी प्रकार विशेषता होती है इन सभी की, तो उनमें से केवल हमें तो इस मैक्रो वाले की विशेषता पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आप एक जो की याद रख सकते हैं, और एक कौन सा छूटा था मुझसे, बस यही छूटा था, इसकी विशेषता आप याद रख लें। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता देता, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, इसमें बताएं निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो एक प्रतिभाशाली बालक की है। देखो प्रतिभाशाली यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, उनकी विशेषता पूछी है। टर्मन कहते हैं इनके बारे में, हालांकि और भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन टर्मन फेमस है इस वजह से क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि है या IQ है ना वो 140 से ऊपर होती है ना, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इनमें से कौन सी होगी प्रतिभाशाली की विशेषता? तो आप सभी ऑप्शनों को आप खुद से भी पढ़ें, तो हम कहेंगे शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की जो योग्यता होती है वो आपके एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। एक ऑप्शन इसमें अच्छा दे रखा है ये वाला कि मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, ये फिर आपके जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना उनकी विशेषता होती है, ठीक है। सृजनात्मक बच्चे बोल सकते हैं, उनकी विशेषता हो जाएगी ये। बाकी धारा प्रभाव में पढ़ने की कमी, तो ये तो जो भी पिछड़े बालक हों, अलावान्वित हो, तो उनकी भी हो जाएगी विशेषता ये तो, ठीक है। बाकी आसानी से विचलित होने वाले की आदत, तो कहीं ना कहीं आपने विकासात्मक विकार पढ़े होंगे, तो ADHD ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार बोलते हैं इसे, ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, तो ये उनकी विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो हमें तो केवल पूछा था प्रतिभाशाली की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलबर्ग के अनुसार है नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, तो नैतिकता का कौन सा स्तर होगा ये? अगर आपने लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ा हो तो ये जीन पियाजे का शिष्य रहा है, क्योंकि जीन पियाजे ने शुरुआत की थी नैतिक विकास सिद्धांत की। फिर हालांकि जीन पियाजे ने ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, इस वजह से। तो फिर इनका ये शिष्य था कोलबर्ग, तो इसने फिर इसको बढ़ाया था आगे। तो इन्होंने ही मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसे नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं, जिसमें 3 लेवल बताए थे और आपकी 6 स्टेजें बताई थी, ठीक है। वो क्वेश्चन ये हमें पूछा है कि जब आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के जो भी आपके मानदंड और नियम है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो समाज के लॉ हैं और उनके ऑर्डर हैं, यानी आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कौन सी अवस्था है जो नैतिक विकास सिद्धांत में आपके कोलबर्ग ने बात की है। जब आप 3 लेवल की बात करते हैं तो लेवल नंबर 2, यानी पहला लेवल मैं बता ही देता हूँ, पहला लेवल, दूसरा नंबर, तीसरा। तो इसमें क्या होता है, जो पहला होता है उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं परंपरागत, जो होता है कन्वेंशनल। तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये वाला जिसे कह सकते हैं पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत, ठीक है। तो कोई भी नाम दे सकता है ये। अब ये ध्यान रखें, देखो पूर्व परंपरागत में 2 स्टेज है, 1 नंबर की, 2 नंबर की। आपके जो परंपरागत है या कन्वेंशनल है इसकी 3 नंबर की अवस्था और 4 नंबर की। और जो आपके पश्चिम परंपरागत है इसमें 5 नंबर की और 6 नंबर की, ये अवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है। यानी लेवल 3 हो जाते हैं जैसे मैंने बात की, और स्टेज 6 हो जाएंगे क्योंकि मैंने क्रमांक दे रखे हैं, ठीक है। तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यानी समाज के जो भी मानदंड और नियमों की बात करते हैं, तो वो आपकी ये 4 नंबर की अवस्था है ना, यानी जो परंपरागत स्तर है इसमें जो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो 3 नंबर की, 4 नंबर की। तो 4 नंबर की अवस्था होती है ना, वही होती है लॉ एंड ऑर्डर की, यानी जो समाज के नियम हैं हम उन्हें मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो भी कानून होते हैं उनके अनुसार हमें जेल होना या पुलिस पकड़ ले जाएगी, उस प्रकार की ये कहानियाँ बनती हैं। और जो हेंज के नाम से ये फेमस है, ये पूरा कह सकते हैं सिद्धांत इसी पर डिपेंड है, इसी की कहानी के आधार पर ही बहुत सारे शब्द दिए गए इसमें सिद्धांत में। तो ओवरऑल हमें तो ये निकालना था आंसर, तो हम ऑप्शन नंबर बी पे ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की 4 नंबर की अवस्था अगर लेवल पूछे तो सेकंड ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें केवल लेवल ही पूछा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतनी सारी मैंने कहानियाँ बताई हैं, आप भी लिंक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत से बात हो रही है। और ये आपकी लॉ एंड ऑर्डर जो 4 नंबर की अवस्था है, नियम एवं कानून की उसी से संबंधित होती है, तो ये आपके परंपरागत स्तर में आती हैं या लेवल 2 में आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जो पूछा है कि निम्नलिखित में एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है, यानी मीनफुल लर्निंग इसमें से कौन से ऑप्शन में घटित नहीं हो रही है, तो वही बताना है। रट्टा मारना और या कंटेस्ट करना, ये तो गलत ही हो जाएगा। जब आप मीनफुल
लर्निंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप जो भी चीज़ अधिगम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। यानी आउटकम इसके कैसे हों, मीनिंगफुल हो, जो भी आप सीख रहे हैं उसके। तो ये रटने की बात तो करते ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी पुनरावृत्ति अभ्यास होता है, इसमें निर्देशन और संचालन भी होता है, पारस्परिक जो भी आपके विचार विमर्श या अन्वेषण हो ये भी होता है, किसमें, अर्थपूर्ण अधिगम में। लेकिन जो 4 नंबर की विशेषता है वो नहीं होगी, रटने जैसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य कथन चयन कीजिएगा। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना, जैसे देख ही लेते हैं कि मानव जीवन का आरंभ है मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है। मेल की गैमेट्स, मैं समझा दूँ, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मेंटल तो पढ़ा होगा आपने, मेल और फीमेल, इनसे जो भी युग्मक मिलते हैं ना, तो इनसे फिर एक कोशिका बन जाती है युग्मकों से, उसे 2n बोलते हैं। 2n का मतलब होता है एक तरह से जायगोट होता है वो। इस जायगोट एक कोशिकी हो जाता है ये दोनों मिलने के बाद, तो इसी से हमारा जन्म होता है। तो वही तो कह रहा था, एक कोश युग्मनज से घटित होता है, तो ये बात तो सही है। एक है जीन को आनुवांशिकता की इकाई माना जाता है, सबसे छोटी इकाई यही होती है। देखो आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो गुणसूत्र तो नाम सुना होगा, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र की कुछ स्ट्रक्चर आपने थी कि वो कहीं पढ़ा हो, तो साइंस इस प्रकार की होती थी, उन्हीं पे पाए जाते हैं ये जीन। इसलिए ये कहते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई होती है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी रीड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से वो भी साइकोलॉजी में ही पूछा है। तो जीन है वो आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है, तो ये समझे होंगे। बाकी है मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है, यहाँ पे ये कह रहा है। हालांकि एक देखा जाए, जब आप वृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे, जब शुरुआत का चैप्टर यही होता है विकास एवं वृद्धि, या वृद्धि एवं विकास, कुछ भी बोल दीजिएगा, तो इसमें हम यही तो चीज़ें पढ़ते हैं कि वंशानुक्रम, यानी जो हमारे पेरेंट्स के लक्षण है वो बच्चों में आते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कह देते हैं या हेरिडिटी। और जो वातावरणीय कारक हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है तब हम वातावरण में आते हैं, तब वातावरण का प्रभाव अलग रहता है। तो हम ये कहते हैं दोनों का सामंजस्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये अलग ही सेंटेंस ले गया हमें खींच के। देखो मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक होता है, ये तो अलग है, ये अलग है, जबकि ये कह रहा है कि एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, जो मेंडल कक्षा 10th में पढ़ा होगा आपने, तो वो आपका हेरिडिटी का फादर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आनुवांशिकी का जनक। अगर जिन्होंने जुलाई 2022 की पात्रता दी है तो उन्हें ध्यान होगा, मेंडल से बराबर के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो है 8 नंबर। ये कह रहे एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहले बनाव अपराध का बोध का संबंध है विकास की किस अवस्था से माना जाता है। देखो पहले बनाव अपराध, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम क्या है, एरिक्सन का पकड़ो, इसे इधर लाओ। देखो इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 स्टेजें बताई थी, और 8 स्टेजों में अगर जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें 1 नंबर की अवस्था, 4 नंबर की और 5 नंबर की, पूरा सिद्धांत इन्हीं पर टिका हुआ है। और पूरे सिद्धांत, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, या रीट हो, या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, उन्हें यही 3 अवस्था पूछनी है। हालांकि ये तो कराम का, इस वजह से उन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए। हालांकि ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा सीधा। ये पहले नंबर की अवस्था की विशेषता ये होती है, हालांकि नाम याद रखो, यही पूछा जाता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी आप कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहते हैं इसे, पहले नंबर की। 4 नंबर की अवस्था होती है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था की एक विशेषता है। 5 नंबर की होती है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, तो हम कहेंगे पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, बनाम भूमिका भ्रांति। अब देख लीजिएगा, ये तो बिल्कुल शेष अवस्था से संबंधित हो जाएगी। ये वाली होगी जो आपकी बाल्यावस्था की वो होती है ना, उससे संबंधित होगी, और ये वाली है ना, ये किशोरावस्था से संबंधित होगी। बस ये याद रखो, आपका क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस के, मैंने तो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो इन 3 अवस्थाओं से ही देखे हैं, ठीक है। और जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, विकास, तो विकास में यही सिद्धांत पढ़े जाते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, एरिक्सन हो गया, वाइगोस्की हो गया, और बांडूरा हो गया, ठीक है। और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो गया। और मैंने बताया वो 3 अवस्थाएं याद रखें, और जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो इन चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा करें, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम की विशेषता नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा, ठीक है। तो इनमें से जो 3 नंबर की है ना, अधिगम सदैव है बाह्य दृष्टिगत होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। हालांकि ये आंतरिक होता है, लेकिन सदैव ही बाह्य हुई तो ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी ऑप्शन सही थे ये वाले, ठीक है। जो गलत था वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। और बाकी आप अधिगम पढ़ेंगे तो सबसे सिंपल चैप्टर यही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं अधिगम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां, कि रॉबर्ट गेनी के अनुसार है अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा होगा, जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पे देखिए हाईएस्ट स्टेज कौन सी है, तो वो हो जाएगी समस्या समाधान विधि, या सॉरी समस्या समाधान विधि क्यों, समस्या समाधान हो जाएगी। जब रॉबर्ट गेनी को पढ़ेंगे ना आप अधिगम के अंतर्गत, तो ये इन्होंने क्या है, सीखने की पदानुक्रमी की दी थी, सीखने की पदानुक्रमी, ठीक है। तो जिसे हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं, शायद लर्निंग की हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं, जिनमें इन्होंने बताया था कि जो भी सीखते हैं ना वो 8 स्टेज में सीखते जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने इसकी एक ट्रिक है मैंने याद कर रखी है कि SSC वर्सेस TC RP, ये 8 स्टेज हैं। देखो आप हिंदी में कैसे याद रखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में रखोगे तो फंसेंगे नहीं। हालांकि देखा जाए तो हिंदी इतनी टफ भी नहीं आती कि जिससे लिंक ना कर पाए, तो चाहे आप इंग्लिश में याद रखें या हिंदी, वो आपकी चॉइस है। मैंने तो याद करने के हिसाब से ही बना रखी है। पहली होती है सिग्नल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी जिसे SR बोलते हैं, यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स के थ्रू सीखना, जो थॉर्नडाइक वाला था। और ये सिग्नल था, ये आपके पाउडर वाले से सीखना था, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ये C है ना, इसका मतलब होता है आप चेन यानी श्रृंखला के द्वारा सीखना। V का मतलब होता है वर्बल यानी शाब्दिक सीखना। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन के द्वारा सीखना। और C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय के थ्रू सीखना। R का मतलब होता है रूल का हिंदी अर्थ होता है नियम के थ्रू सीखना। लास्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे कहते हैं समस्या समाधान। तो यही पूछी थी कि जो हाईएस्ट या सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो वो समस्या समाधान होता है। हालांकि ये चीज़ जब आप इंग्लिश याद होगी ना तब इसको फॉलो कर सकते हैं इस ट्रिक को, अदरवाइज आपने जैसे भी सीखे ना उन्हीं क्रम को याद रखें। और ये सिंपल है। पहला हमें तो यही पूछा था सर्वोच्च स्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। जो संकेत अधिगम है ना, ये पहला हो जाएगा। संप्रत्यय वाला क्या नंबर पे था, कॉन्सेप्ट ये वाला, ये हो जाएगा 6 नंबर का। श्रृंखला यानी चेन लर्निंग ये कितने नंबर पर थी, 3 नंबर पे, तो ये 3 नंबर की स्टेज हो जाएगी। तो इस क्रम, और ये लास्ट बार ये 8 नंबर की हो जाएगी। तो 4 तो ऑप्शन में दे रखी है, 4 इनमें से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तो इस प्रकार ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट गेनी हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इस प्रकार के मिलान भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तरफ तो आपको मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, दूसरी तरफ संप्रत्यय या उनसे संबंधित सिद्धांत। जैसे पहला दे रखा है केटल। केटल को आप बुद्धि चैप्टर में ही पढ़ेंगे ज़्यादातर है। तो इन्होंने क्या बताया था कि फ्लूइड एवं क्रिस्टलोइड, यानी आप कह सकते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि, इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। तो ये बात सही है। इंग्लिश में दे रखी है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइट बुद्धि, ठीक है। बुद्धि और लगा दीजिएगा पीछे, ठीक है। बाकी ये स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी कब, 1904 में, जिनमें एक तो सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट, जिसे आप एक G कारक बोलते हैं, एक S कारक। G का मतलब जनरल फैक्टर, S का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। बाकी गार्डन की बात करें तो ये तो फेमस है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे आप बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया था, जिसमें 9 प्रकार बताए थे बुद्धि के। या बुद्धि तो प्रकार तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से फ्रेम या आयाम बोल सकते हैं, ठीक है। या तो फ्रेम कह दीजिएगा या आयाम। बाकी स्टर्नबर्ग है ना, ये आपके स्टर्नबर्ग हैं, इन्होंने बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत दिया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टर्नबर्ग का, क्योंकि इससे क्वेश्चन रीट में पूछे हुए हैं कई बार। तो इनकी बुद्धि का ट्राइआर्किक या इसे ही त्रिचापीय सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इनका मिलान कर लीजिएगा, 1 का 2 से, एक तो इसमें, एक इसमें, 2 का 1 से, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 3 का 4 से, 3 का 4 से, तो ये केवल इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है। ये आपकी डिसेबिलिटी से संबंधित होते हैं। जब भी आप विकासात्मक विकार पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएगा, या जो डिसेबिलिटी संबंधित विशेषताएं होती है उनमें भी मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इनमें सभी को देख लीजिए। एक तो होती है आपकी डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गई।
और आपकी एक तो यहाँ पे दे रखी है डिस्ग्राफिया, और एक होती है डिस्कैल्कुलिया। और क्या होती हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेक्सिया जो इसमें दे रखी है। और कौन सी हो गई इनके अलावा? और भी है, 4 आती हैं मुख्यतः तो, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेक्सिया, और कौन सी होती है? एक होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये होती है मुख्यतः। एक होती है अफेसिया। इनके अलावा और भी होती हैं, ये सभी डिसेबिलिटी है। तो देखिएगा, इसमें पूछा था डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक कलम पकड़ने तथा लिखने में समस्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, डिस्ग्राफिया यानी ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधित जो भी अक्षमता पाई जाएगी ना आपके अंदर वो होगी। डिस्कैल्कुलिया का मतलब होगा जो भी गणनाओं संबंधित जो डिसेबिलिटी पाई जाएगी वो हो जाएगी। डिस्प्लेक्सिया जो हमें क्वेश्चन पूछा था, इसे बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं डिसलेक्सिया। ये होगी रीडिंग डिसेबिलिटी यानी पढ़ने से संबंधित जो भी डिसेबिलिटी होगी वो इससे संबंधित। अफेसिया का मतलब है आप बोल नहीं पा रहे हैं, ये है यानी बोलने से संबंधित डिसेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं। आप बोल नहीं सकते, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम हो उससे संबंधित हमने छोड़ दिया था एक डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया में सभी विशेषताएं आ जाती हैं, चाहे कलम पकड़ने की हो, लिखने की हो, बोलने की हो। ठीक है, आप शुद्ध पढ़ नहीं पा रहे हैं तो भी हो जाएगी। और क्या है? और आपकी मसल्स सही काम नहीं करती हैं, मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं वो सही काम नहीं करती हैं। तो ये है, यानी कह सकते हैं जो ओवरऑल सभी विशेषता है ना वो डिस्प्लेक्सिया की हैं, ये सभी ऐसे कह सकते हैं। तो ये कॉमन होती है, यानी कह सकते हैं इसमें हमारी मसल्स काम नहीं करती हैं और जितनी भी विशेष डिसेबिलिटी होती है ना इसके अंदर सभी आ जाती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो जी, लिख रहे हैं भाषा के उच्चारण में समस्या, तो यह अफेसिया की विशेषता हो जाएगी। गणितीय गणना करने में समस्या, तो यह आपकी डिस्कैल्कुलिया से हो जाएगी संबंधित। वर्तनी समझने में समस्या, तो वर्तनी समझने में समस्या का मतलब वही हो जाएगा डिसलेक्सिया। कहाँ पे है? ये रहा, इससे मिलान हो जाएगा। तो ओवरऑल जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उनमें ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेमिसाल मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद भी प्राय सप्ताह में 3 या 4 बार बलात् उल्टी कर देती है। वो महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित में से किससे ग्रस्त है? तो इसे बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे? बुलिमिया नर्वसा या एनोरेक्सिया नर्वसा? तो इसे बुलिमिया नर्वसा बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आप समझे होंगे जो भी स्टेटमेंट है आप देखेंगे ये मतलब ये कि वो अधिक खा लेता है और फिर 2 से 3 बार या 3 से 4 बार उल्टी भी कर देता है और उसका ये कि उसका नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार की ये सभी विशेषताएं वो आपकी बुलिमिया नर्वसा से संबंधित हैं जो स्टेटमेंट दे रखा है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वसा। इसमें क्या है, जो भी लेडीज होती हैं अपने आप को एक तरह से मॉडल कह सकते हैं, या एक एग्जाम्पल ऐसा लें, जो भी एक्टर्स होती हैं, जो यानी हीरो नहीं बोल सकते हैं या एक्टर्स बोल सकते हैं, तो ये जो होते हैं ना जो अपने आप को दुबला पतला रखने के लिए भोजन नहीं करते, तो ये उन्हीं की विशेषता होती है एनोरेक्सिया नर्वसा। या अपने आप को सुंदर रखने के लिए या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो कुछ भी विशेषता इसमें ऐड करके पूछी जा सकती है, वो एनोरेक्सिया नर्वसा होती है। वो अधिक भोजन कर लेना वो बुलिमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ तो घटनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मनोविज्ञान दे रखे हैं। तो इनमें है जो सही है वो चूज करना है हमें। तो ये कह रहा है प्रेक्षण अधिगम। जब भी आप ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो अल्बर्ट बांडुरा को पकड़ लीजिए, कहाँ पे ये रहा। तो पहले का तीसरा किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर कह रहा है संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप। तो कॉग्निटिव मैप की बात करेंगे ना तो वो करेंगे आपके स्किनर। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था इस प्रकार का, इससे पहले तो किसी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा हो तो अलग बात है, नहीं ऐसा रीट में तो नहीं पूछा है पहले। ठीक है, ये कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन भिन्न उद्दीपनों का साचार। जब भी साचार की बात आ जाएगी तो निश्चित तौर से वहाँ पे होंगे अपने पावलर जी जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे उसकी लार ग्रंथि पर। 4 नंबर ऑप्शन है अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, तो वो आपकी वाइकोस्की कहते हैं इस बात को। ठीक है, तो ओवरऑल ये सभी की अपनी अपनी विशेषता थी, उस आधार पर पहचान सकते थे। जैसे साचार पावलर हो जाएगा। और प्रेक्षण की बात
करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन की, तो वो आपके बांडुरा हो जाएंगे। इस प्रकार दो भी मिल जाते ना तो भी आप पहुंचा देते अपने आंसर पे। जैसे पहले का तीसरा सभी में, फिर है तीसरे का चौथा किसमें, यानी इसमें तीसरे का चौथा केवल एक मात्र इसमें था, इसी से आंसर लग जाता हमारा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाकी अगर आप मालूम नहीं थे तो भी, इनसे यही आसानी होती है कि आपको एक दो मालूम है तो ओवरऑल आंसर सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। तो हम कहेंगे धन का प्रस्ताव रखना, ये तो कोई भी सृजनशील बालक की विशेषता तो नहीं होगी, बाकी ये विशेषता हो जाएंगी जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क प्रतिकरण या डायरी रखना, ये सभी विशेषता हो जाएंगी। जो 4 नंबर की विशेषता है वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रदाय के सिद्धांत का निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया था। ठीक है, यानी जो आप इंग्लिश में कहें तो इसे बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये आप डेविड मैकक्लेलैंड है ना, उन्होंने ही दिया था ये सिद्धांत 1961 में। इनके सहयोगी रहे थे एटकिंसन, तो ये भी पूछा गया है एटकिंसन। ठीक है, ध्यान रखना है चाहे आरबीएससी आप सेकंड ग्रेड जो टीचर बनते हैं ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बने, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो या अन्य और भी सब्जेक्ट होती है, तो ऐसा एग्जामिनर अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए ना, तो एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन तो विशेष कर पूछा है सभी से, यानी सभी परीक्षाओं में। हालांकि अभी जो 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट की हुई है उसमें भी पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा पसंदीदा क्वेश्चन है उस एग्जामिनर का, यानी आरपीएससी का ही, कि इस क्वेश्चन को तो वो डालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या रहा था। तो हम देखेंगे तो वो व्यवहार को लेकर ज़्यादा फोकस किया था, चाहे व्यवहार बोले या इसे परीक्षण बोले या इसे अवलोकन बोले। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रखा था। यानी बांडुरा यही कहते हैं कि समाज में हम रहते हैं तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। सिंपल है, उन्हीं आचरणों को हम अवलोकन करते हैं या परीक्षण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या आत्मसात करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो दूसरों को देख कर सीखते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हालांकि बात करें तो आप नैतिक शब्द सभी में जुड़ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं इसमें कोड वर्ग तो नहीं आ जाएगा। कोड वर्ग जब यहाँ पे कोई चीज़ कोड वर्ग से संबंधित पूछी जाती है, हमें पूछा तो बांडुरा है, तो हमें तो बांडुरा के हिसाब से ही आंसर देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही सिंपल है, उन्होंने यही सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उनका प्रमुख केंद्र क्या रहा था, तो वो रहा था व्यवहार मीन्स परीक्षण अवलोकन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के एनसीएफ 2005 के समस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए, तो वो आपके ऑब्जर्व के आधार पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 19 नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायित क्या लिखा है यहाँ पे, व्यवसायगत हित सुधारों में पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर है, वो इस प्रकार पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो हम कहेंगे, हालांकि इसके 6 स्टेप होते हैं जिनमें से पहला ही पूछा है समस्या की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक यानी लेवल 2 की बात कर रहा है, यानी जो 6 to 8 वाले होते हैं ना उनकी बात कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है। तो 6 to 8 में तो 1000 घंटे होते हैं, अगर प्राइमरी पूछता तो 800 कह देते, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है, तो उसे हम एक तरह से अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच कैसी होती हैं, तो हम ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सभी बच्चों का हम मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मकवाद यानी मनोविश्लेषणवाद है, जिसे आप इंग्लिश में कह रहे हो साइको एनालिटिकल। ठीक है, यानी फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हम कहीं फ्राइड के द्वारा जो प्रयुक्त रचा युक्तियां दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है। ये इदम की डायरेक्टली जैसे दुश्चिंता होती है तो ये ऐसे नहीं कह सकते इदम के कारण होता है, या कह सकते दुश्चिंता है वो इदम के बर्ताव के कारण है, तो ऐसा कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अचुमेले छाटिए, यानी जो गलत है वो छाटना है। सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर वगैरह वर्गीकरण किया था, ये बात सही है। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एंडोमॉर्फिक, फिर दूसरा था मीजो, तीसरा था आपका एक्जो। तो ये 3 प्रकार बताए थे। अगर जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का भी पेपर दिया है, जो हुआ था आपका दिसंबर कितने को हुआ है, शायद ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दिसंबर में ही हुआ, शायद 29 या 30 दिसंबर को। वहाँ पे इनकी एक विशेषता पूछी थी मीजोमॉर्फिक की। क्वेश्चन नंबर हमें देख लिया था, सेल्डन ने तो सही बांटा था, शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार, ये मैंने बता दिया। स्प्रेंजर ने सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो ये बात सही है, उन्होंने 6 प्रकार बताए थे। हिप्पोक्रेटस ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा था, ये गलत है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर तो केवल युंग ने बांटा था, जिन्होंने 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने तो आपकी बॉडी फ्लूइड के बाद बॉडी फ्लूइड, यानी आप ऐसे कह सकते हैं शरीर द्रव्य के आधार पर बांटे थे, शरीर द्रव्य के आधार पर, ठीक है। बाकी एक केनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो ए बी डी ये तो सही है, जो गलत होगा सी नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते थे, वो 20 कार्ड आते थे, जिसमें 19 तो कार्ड हुआ करते थे, 1 कार्ड खाली। तो इस प्रकार प्रयोग के लिए दिया करते थे। हालांकि इसे टीएटी बोल रहे हैं, यानी टीएटी मतलब थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये आपके मॉर्गन एवं मुर्री ने दिया था 1935 में। इसमें टोटल कार्ड हुआ करते 30, एक खाली कार्ड है, इस प्रकार 31 कहते थे। ये जो टीएटी है वो किसका मापन करता है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ये रीड में व्यक्तित्व सही है, रीड, और आपके रीड नहीं तो फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है, वो चूज करना है हमें इसमें से। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें से ये सभी हो जाएंगे, यानी जो सभी दोष हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, यानी अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो निश्चित तौर से वो अप्रत्यक्ष होगी। सॉरी, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, अप्रत्यक्ष इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष विधियाँ पूछी हैं, तो ये सभी अप्रत्यक्ष ही तो हैं। तो हमें पूछा था इनमें से प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, तो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि उदातीकरण, दमन, परिमीकरण ये अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का एक कारण नहीं है। अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शैक्षिक का मतलब ये शैक्षिक के अलावा जो भी एक्टिविटी आधारित शिक्षा कराती है, शिक्षण कराया जाए, तो वो होता है शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का, कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है, तो किसके आधार पर, हम इन सभी आधार पर कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो हम ये कहेंगे चाहे तो आपकी अचीवमेंट टेस्ट हो उपलब्धि परीक्षण के थ्रू, या पर्सनैलिटी टेस्ट हो तो उनके थ्रू, या अभिक्षमता परीक्षण के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए हैं, ये आपके पर्टिकुलर साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी आपके मनोविज्ञान से, ठीक है, या ऐसे मनोविज्ञान कह लीजिएगा, या सीडीपी कह लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन होंगे जो है आपके लैंग्वेज को लेकर, यानी जैसे आपने भाषा फर्स्ट या लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली होगी ना, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो आपके स्टार्ट होते हैं 31 से लेकर जो 35 तक क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित शब्द नीचे पूछे जाते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि महाकाव्य में समास होगा जहाँ पर भी विशेषण विशेष की बात होगी, तो निश्चित तौर से वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। और व्यंजन संधि में राम प्लस अयन से रामायण बनता है, यानी हम कहेंगे न करना हो जाता है, तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इनमें से अगर देखें तो देखो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, ठीक है, यानी प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। तो लेकिन हमें पूछा है प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो हमें 2 शब्द देखते हो, एक तो टीकाओं में ओ है, लिखित में इत है, नैतिक में भी एक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अनपढ़ है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों अन प्लस पढ़
समझ रहे हो ना, इसमें उपसर्ग जुड़ा है। जब यही हमें तो प्रश्न में पूछा था कि प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो वो ये है क्योंकि इसमें उपसर्ग जुड़ा है ना कि प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है अनपढ़ में, ठीक है, बाकी सभी में लगा है। अब एक रीजन ये भी दे सकते थे इसका आंसर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। देखो नैतिक है ना, इसका अनैतिक होता है विलोम, सही बात है। संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा। देहाती का ग्रामीण, देहाती और ग्रामीण कहीं ना कहीं ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, न कि ये आपके विलोम, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इसमें से युग्म सही नहीं है विलोम का, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो वो आपका महाभारत हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ग्रामीण, देहाती और ग्रंथ ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है जो 36 से लेकर 39 तक उत्तर आपको इसी गद्यांश के आधार पर देने होंगे। आप एक बार गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसी के आधार पर आपको आंसर देने होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इनमें से देखिएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका वचन और लिंग नहीं परिवर्तित होंगे। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोशनी। इसका आप फिर लिंग और वचन नहीं बदल सकते। बाकी ऋतु का ऋतु हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षों, फल का फलों, यानी लिंग बदल सकते, वचन भी बदल सकते हैं, लेकिन रोशनी का नहीं बदल सकते। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी निश्चित तौर से वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। इस प्रकार का हमें चूज करना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो जो पानी है ना वो ना तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी प्रकृति, ऋतु और धूप इनसे संबंधित है क्योंकि ये सभी स्त्रीलिंग है, ऐसे कह सकते। प्रकृति, ऋतु और धूप ये सभी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, वाक्य में कौन सा काल है। देखो धाती थी आ जाती है निश्चित तौर से। देखो सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, ठीक है। उसमें तो पास्ट में जैसे गया है, गया, ये इस प्रकार के यानी जो पास्ट की बातें होती है उनमें सेंटेंस में ये पहचान होती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जिनमें थाती थी आ जाती है निश्चित तौर से पूर्ण वाक्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए क्योंकि वो पसंद करते थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर, सूर्य और चंद्र दर्शन, नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। हमें तो नैमित्तिक का मतलब बताना क्या है, तो हम कहेंगे निमित्त से किया जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, वो इस प्रकार पूछा है कि दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा। उद्देश्य में से होता है कर्ता, ठीक है, यानी सब्जेक्ट। तो देखें तो कर्ता तो हमारा राकेश है, और राकेश से पहले जो भी शब्द दे रखे होते हैं वही होता है कर्ता का विस्तार कह लीजिएगा या उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दीपक का बड़ा भाई ये वाला है जो उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो संकेतार्थक होता है, निषेधार्थक होता है, इच्छार्थक होता है, लेकिन जो मिश्र वाला है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर आपके 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से मिश्र वाक्य, एक आता है संयुक्त वाक्य, एक आता है सरल वाक्य। तो ये 3 प्रकार अलग है, ये 8 प्रकार अलग है। जिनमें से नहीं होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुएं में भाग पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सबकी बुद्धि मारे जाना, ये कहेंगे। निम्न में से लोकांक्ति नहीं है, निम्न में से लोकांक्ति ये निश्चित तौर से वो मुहावरा होगा। तो मुहावरा इनमें से कौन सा हो सकता है, वो हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ये इकेरा है, एक दोहरा भी होता है, वो 66-99 बोलते हैं, वो वाला जो किसी कथन या किसी का स्टेटमेंट होता है उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध होगा, जो आप है ना एक तरह से सर्वनाम है, तो सर्वनाम संबंधित पदबंध हो जाएगा, इसी की विशेषता बताई जा रही है। ये कह रहा है, वह कथा जो मूल कथा में आई वाक्यांश के लिए एक शब्द किया हुआ तो उसे अंतर कथा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है।
रानी है ना, ये तत्सम नहीं है, बाकी शर्करा, अग्नि, उकार ये सभी तत्सम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, कक्षा 1 में लिखना फिल इन द ब्लैंक से प्रारंभ करना चाहिए, तो चित्र बनाने से करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है, तो वो कौन सी पद्धति है, तो वो डाल्टन पद्धति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है, वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ये आपकी रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से आपको असत्य कूट की पहचान करनी है। जो अधिगम के लिए आकलन होता है ना, ये सारांशात्मक या योगात्मक आकलन नहीं होता है, तो फिर कौन सा होता है ये आपका होता है रचनात्मक, या जिसे कहते हैं फॉर्मेटिव, या जिसे कह सकते हैं संरचनात्मक, यानी रचनात्मक बोल सकते हैं, या फिर इसे फॉर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद इसे संरचनात्मक ही बोलते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी तो याद नहीं आ रही, पर ये है कि एक तो योगात्मक होता है जिसमें दे रखा है ये वाला, एक होता है रचनात्मक। अब इसकी इंग्लिश मुझे मालूम है लेकिन इसकी हिंदी नहीं पता, लेकिन संरचनात्मक ही बोलते हैं शायद। ठीक है, तो ये है कि अधिगम के लिए आकलन है वो आपका फॉर्मेटिव होता है ये वाला, न कि योगात्मक। योगात्मक तो वर्ष के अंत में जैसे शिक्षा प्राप्ति का किया गया आकलन, यानी शिक्षा प्राप्ति का आकलन, यानी जो वर्ष के अंत में किए जाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं वर्ष के अंत, या आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना, और आपकी एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होती हैं, उनको कहते हैं शिक्षा प्राप्ति का आकलन, तो उसे योगात्मक आकलन कहेंगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा होता है, तो हम कहेंगे इसमें से हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है जिसे हम प्रक्षेपित कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा मायादीप। ठीक है, बाकी बुलेटिन बोर्ड तो आपका दृश्य में आ जाएगा, रेडियो है ये श्रव्य में आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला है ये आपकी श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भंडारकर विधि कहते हैं, तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या होगा, तो हम कहेंगे मौखिक की बात करेंगे तो वाद विवाद, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलना मनुष्य में पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है, लेखन कौशल के संबंध में यह कथन किससे संबंधित है, ये कथन है वो आपके रोजन व्याकरण से संबंधित है, ये आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो ये सभी हो जाएंगे। एकांतर प्रत्युत्ता प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ओवरऑल कहें तो मैंने कहें तो ये सत्य असत्य वाले प्रश्न कहेंगे। ठीक है, सत्य असत्य वाले। बाकी निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे जो भी बच्चे होते हैं ना, उनकी जो भी अधिगम में कठिनाई आ रही है उनके कारणों का पता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। अगर आप सभी को देखेंगे तो विश्लेषित या विश्लेषण क्षमता है ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। इस प्रकार जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में या भाषा फर्स्ट के रूप में अगर हिंदी चूज की थी तो उनसे संबंधित हमने ये अब तक क्वेश्चन किए हैं जो 31 से लेकर 60 तक थे। ठीक है, ये आपके लिए गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको पढ़ने के बाद भी आपको आंसर लगाने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि ऐसो संधि विच्छेद स्यात्, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए सह प्लस अप यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ए सह प्लस अप है। 62 नंबर को देखिएगा कि अभिज्ञा है इत्यत्र क प्रत्यय, अभिज्ञा में आपको प्रत्यय देखना है कौन सा है, तो देखिएगा इसको देखेंगे तो आपको अभी दिख रहा होगा, अभी क्या है उपसर्ग है, तो इसका मतलब इसमें लेप प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63 के महान आत्मा इत्यादि समास अस्ति, आपको इसमें समास देखना है तो महान आत्मा इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति, नीचे लिखे हुए में आपको देखना है कि किसमें अव्ययपद नहीं है। देखिएगा इति, इव, प्राप्य और एस, इन चारों में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एस है वो क्या है, अव्ययपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकानाम इत्यर्थ व्यक्ति, आपको देखना है कि सैनिकानाम में कौन सी व्यक्ति है, तो इसमें द्वितीया विभक्ति है। आप
गद्यांश में भी जाके देख सकते हैं, तो वहाँ भी इसमें द्वितीय विभक्ति ही है। पूरे पैराग्राफ को देख के भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपको पहले ये पद्यांश पढ़ना है। वर्षा कवे चारुमरः विहाय क्वायनत्र कस्मात् रमेत चित्तम सरह स्व वर्षा समय अपि यस्मिन शरत प्रसन्न सल चकास्ति। आपको इसको देख के बताना है कि कश्यप में इत्यत संधि अस्ति। आपको कश्यप में संधि देखनी है, तो ये है कश्य प्लस आप यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा कि प्रसन्नम इत्युक्त कह प्रत्यय। आपको प्रसन्नम में प्रत्यय देखना है, तो प्रसन्नम क्वेश्चन नंबर 68 कि मरु इत्यत विशेषण पदम चुनोगा। आपको इसमें विशेषण पद देखना है कि कौन सा है विशेषण पद। तो देखिएगा चारु मरु, आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा चारु मरुम, तो इसका मतलब इसमें जो विशेषण पद हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी चारु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 श्लोक अस्मिन् छंदो वर्तते। आपको देखना है कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको इसको देखने के बाद पता चलेगा। देख, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजाति या फिर वंशस्थ में से कोई हो सकता है, लेकिन 11 है इसलिए इन तीनों में से ही हो सकता है कोई, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा या फिर उपजाति। देखिएगा जब आप इसको देखेंगे तो आपको देखने के बाद पता चलेगा। देखिएगा ये आधा वर्ण है तो इसके सामने वाला दीर्घ हो जाएगा, ये भी आधा वर्ण है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा, ये विसर्ग है तो इसके सामने भी दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसमें आप सर को देखेंगे तो सर पे देखने पर आपको पता चलेगा कि स क्या है, इसमें लघु मात्रा आ रहा है, इसलिए ये लघु मात्रा भी है और दीर्घ मात्रा भी है, इसलिए दोनों मिल रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे जो छंद हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उपजाति, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा उपजाति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 70 कि शरत प्रसन्नम इत्यत्र कब समास। आपको इसमें समास देखना है, तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 प्रस्तावनायाम प्रयोज्यम शिक्षण सूत्रम अस्ति। प्रस्तावना के प्रयोज्य में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो ये होता है ज्ञाता ज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम चलते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 72 नंबर सत्यम कथम चुन। आपको इसमें थे सत्य कथन चुनना है, तो भंडारकर महोदय पुस्तकम लिखित मार्गोपदेश का संस्कृत मदिरा प्रवेश का, अच्छा ये दोनों लिखी थी भंडारकर महोदय ने, तो ये बात सही है। प्रत्यक्ष विधो मातृभाषा प्रयोग निषिद्ध भवति, सही बात है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध होता है। तीसरा है वाद विवादो छात्राणाम भाव प्रकाश से शक्ति विकास होती, यानी जब वाद विवाद करवाया जाता है छात्रों के भी तो उसमें भाव प्रकाश की शक्ति का विकास होता है। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा अपना सही, उपरेतम सर्वम। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि नाटक शिक्षाणस्य आदर्श नाट्यम विधि अनुसार। देखिए अध्यापक वाण्या माध्यमेन एक प्रकार अभिनय करोती, यही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है, यानी टीचर बैठा बैठा कुर्सी पे ही अपनी मौखिक भाषा में ही पूरे नाटक को बता देता है, बस वही क्या होता है, आदर्श नाट्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संहिता पाठ पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोग अस्मिन् विधो होती, यानी संहिता पाठ और पद पाठ इत्यादि पदों का प्रयोग किस में होता है, किस विधि में होता है, आपको यह बताना है। तो परायण विधि में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 75 के पठन कौशल से कस्य विधे माध्यमेन समान ध्वनि अध्यारण अन्य नवीन शब्दानां ज्ञानम छात्राणां सरलतया भवति। तो देखिएगा जो ध्वनि साम्य विधि होती है उसमें एक साथ बच्चे बोलते हैं तो समान ध्वनि उसमें उच्चारित होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 76 की तरफ चलें तो लेखन कौशल से उत्तम क्रम अस्ति। आपको देखना है कि लेखन कौशल में उत्तम क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले संकलन होता है, उसके बाद व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण, संपादन और पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 ऋतु पर्व मास महापुरुषपदीनाम आधार के द्वारा शिक्षण कार्य कस्मिन् शिक्षण सिद्धांते भवति। आपको देखना है कि ऋतु मास पर्व मास ये सब जो शिक्षण पद हैं वो किस शिक्षण पद्धति में होते हैं, तो ये चयन विभाजन शिक्षण पद्धति में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कि अत्र विश्वसनीय परिणाम न प्राप्यन्ते, यानी जो दिया गया उसमें से किसमें विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपको पता होगा सिर्फ निबंध प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि कोई भी परिणाम होता है वो विश्वसनीय नहीं माना जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि मूल्यांकन वर्तते, मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है, व्यापक निरीक्षण बिल्कुल है, सतत निरीक्षण ये भी है, परीक्षण सह परिष्करण परीक्षा के साथ परिष्करण ये भी है, सर्वे अपे विकल्पा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा कि मायादीप की दृश्य अधिगम साधन हो, जो मायादीप है वो किस प्रकार का अधिगम साधन है, तो ये दृश्य अधिगम साधन है ओनली। क्वेश्चन नंबर 81 उपचार इति शब्द गृहीतम अस्ति, यानी उपचार है
इस शब्द को ग्रहित यानी कहाँ से लिया गया है तो ये चिकित्सा विज्ञानात यानी चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है इसी को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा कि पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगिता विषय सत्य कथनम वर्तते। आपको देखना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो देखिएगा, ज्ञान अर्जन से साधनम अस्ति, क्या पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का साधन है? बिल्कुल है। शिक्षक छात्र यो मार्गदर्शिका यानी शिक्षक और छात्रों की मार्गदर्शिका है? बिल्कुल है। कच्चा शिक्षण से आधार अस्ति यानी कच्चा शिक्षण का आधार है, तो ये भी बात सही है। और सर्वे अपि यानी इसमें सभी आंसर सही हैं। अगले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 83 देखिएगा, ये 75 लिखा हुआ है इत्यत संस्कृत संख्या पदम चुनक, यानी 75 को संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है। तो इसमें पंच सप्तत इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, पंच सप्तत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 11:45 हो रही है। इत्यस्य संस्कृत समय चुनक, आपको देखना है कि कौन सा समय है जो ये सही बता रहा है। तो पादोन द्वादश वादनम, यानी ये 11:15 बजे हुए हैं, इसको 11:15 कहेंगे। पादोन द्वादश वादनम, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। राशि देखिएगा कि ओ इति स्वर से उच्चारण स्थानम वर्तते। ओ को आपको देखना है, तो आपको पता होगा कि जो ओ का सूत्र होता है वो होता है कंठ ओष्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 87, छात्र कमलेन पत्रम लिखति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरत। तो याद रखिएगा, छात्रेण कलमेन पत्रम लिख्यते, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रथम विभक्ति होती है वो तीसरे में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए पत्रम का पत्रम ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका पक्षियों से चावल की रक्षा करती है, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादनम स्यात्। आपको देखना है कि जो बालिका है वो पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिएगा, बालिका खगेभ्य तंडुलान रक्षते, जो बालिका है वो क्या है, पक्षियों से चावलों की रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, चोर देवदत्त धनम मुष्णान्ति वाक्य शुद्ध रूपम भविष्यति। आपको देखना है कि जो चोर हैं वो देवदत्त से धन को लूटते हैं, तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि ये जो शब्द है वो क्या है, दुकर्मक धातम धनम मुष्णति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों में विभक्ति हो जाएगी द्वितीय। मुष्णात यानी आपको पता होगा दुकर्मक धातुओं में तो मुस आता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान परम सुखम, रिक्त स्थान पूरित्वा सुक्ति संयोजन, तो संतोष परम सुखम होता है, याद रखिएगा, संतोष परम सुखम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके जो सब्जेक्ट के जो 60 क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, यानी सब्जेक्ट को लेकर वो देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि जो क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो आपने ग्रह पढ़े होंगे 4 तो आंतरिक होते हैं, 4 ही बाह्य होते हैं। तो जो मंगल ग्रह और कह सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, ये कह रहे हैं जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। हम इस स्थिति को कहते हैं उत्तरी अयनांत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बृहत ज्वार की स्थिति होती है, कब होती है, तो हम ये कहेंगे कि माह के द्वितीय या चतुर्थ मास में, यानी माह के तो द्वितीय व चतुर्थ के चतुर्थ मास में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। देखो, आपको ये पूछा है कि निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटी या चोटियां जो भारत में स्थित हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखा हो तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से केवल कॉमेट हो जाएगी, यानी कामेट बोलते थे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि स्थानांतरित कृषि को हिमालयी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम उसे कहते हैं खील, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 है जो पूछा है, आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ तो सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड दे रखी है। अगर देखें इन सभी ऑप्शनों को तो हमें ये कहेंगे, एक तरफ तो आपको लो अयस खनिज क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य अम्लान करना है, जैसे बादाम पहाड़ है,
तो बादाम पहाड़ है ये आपका संबंधित हो जाएगा और कह सकते हैं उड़ीसा से। बाकी आपकी नोआ मुंडी है ये संबंधित हो जाएगी आपकी झारखंड से। और आपकी बीला डीला है और ये संबंधित हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ से। और कुद्रेमुख है ये संबंधित हो जाएगी आपके कर्नाटक से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और कह सकते हैं 7 नंबर है, भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जो 1991 में यानी 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भूपट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उसे कहते हैं। तो ये रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99, इसमें पूछा है कि निम्न में से असत्य कथन बताइएगा। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ये वाला कथन है वो गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बागर प्रदेश का उपभाग नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे मालपुरा करौली का जो मैदान है वो आपके अर्धशुष्क बागर प्रदेश का उपभाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो कुराल है ना नदी, ये नहीं है संबंधित। बाकी कोटारी, मोरेल, खारी ये सभी है आपकी बनास की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 102 है, वो इस प्रकार पूछा है, आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सेकंड को। एक तरफ तो खनिज दे रखी है, दूसरी तरफ उन खनिज से खनन क्षेत्र है ना उनसे संबंधित बताना है। तो आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि लो अयस्क पाया जाता है आपके गोट मांगलोद में, सीसा जस्ता है और ये संबंधित हो जाएगा आपका राजपुरा दरीवा से। ठीक है, और आपका संबंधित हो जाएगा जिप्सम। तो हमने लो अयस्क बता दिया है। कैसे? क्योंकि जो आपकी जिप्सम है ना वो पाई जाती है आपकी कह सकते हैं गोट मांगलोद में। फिर तो लो अयस्क यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, तो फिर कहाँ पाया जाएगा? लो पाया जाएगा आपके मोरी या बारनोल में। ठीक है, बाकी रॉक फॉस्फेट पाया जाएगा आपका दक्कन कोटड़ा में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वो लो अयस्क है मैंने गलत बता दिया था, जो गोट मांगलोद में नहीं होगा वो होगा मोरी या बारनोल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 103 नंबर, राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये आपकी भोपाल सागर में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें पूछा है कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2011 की है कितनी थी? तो हम ये कहेंगे इसकी तो 21.44% थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, वो इस प्रकार पूछा है कि भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी कौन सी लिटिल स्टिंट जिसका वजन है वो कितना है 1500 ग्राम है, सॉरी 1500 क्या 15 ग्राम है। तो मूलतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अगर देखें तो ये पाई जाएगी आपके आर्कटिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, जो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपके जो मंत्रिमंडल होते हैं ना उनकी योजना के थ्रू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, वो इस प्रकार पूछा था, अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विविध को निषेध नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन कुछ उल्टा ही पूछ लिया है इन्होंने, तो हम कहेंगे निवास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिएगा। तो आप देखेंगे इसमें से असत्य कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। ये वाला कथन है वो गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 20 नवंबर 1989 को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
ये कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कर दी गई है आपके 61वें संविधान संशोधन 1989 के थ्रू। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्रमशः सीट कितनी है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए तो 47 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, वो इस प्रकार पूछा है, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है। तो ये करेगा आपके निर्वाचन आयोग के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें से सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन इसमें से पहला ही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दर का नेता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 है कि राज्यपाल की स्वाभाविक शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, यानी वर्णन। तो हम ये कहेंगे ये अनुच्छेद नंबर 163 में मिलेगा। ये कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है। तो हम ये कहेंगे ये किया गया है 1/3 सदस्य। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपको मोस्टली है जो भी हमारी सभ्यताएं नहीं है उनसे संबंधित पूछा है क्वेश्चन। तो देखिएगा कि ये कह रहा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति हैं वो मिली है मोहनजोदड़ो से। चांद के दो मुकुट मिले थे, ये आपके कोडाल में। अग्निकुंड वो जुते हुए खेत के साथ मिले हैं, ये आपके कालीबंगा में। सही है ना, कालीबंगा में। बाकी जो हड़प्पाई मर्तबान है ये आपके मिले हैं ओमान, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पहले का पहला, ठीक है। दूसरे का चांदी के दो मुकुट हैं। तो मैंने फिर गलत बता दिया आपको, कैसे, क्यों चांदी के मुकुट है ना, और चांदी के मुकुट कुणार में और अग्निकुंड में जुते हुए साचा कालीबंगा से संबंधित हो जाएंगे। हड़प्पाई वर्तमान है ये आपके ओमान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, फिर एक सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके पंचवेद से। ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके सारनाथ में। ये कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय। ये कह रहे हैं अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके सूर्य वर्मा सप्तम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है, आपको सही सुमेलित करना है। तो आप देखिएगा जैसे कि जो आपकी मृच कटिकम है ना, ये आपकी सुद्रक से संबंधित हो जाएगी। पंचतंत्र है ये संबंधित हो जाएगा आपके विष्णु शर्मा जी से। और मुद्रा राक्षस है ये संबंधित हो जाएगी आपकी विशाखा दत्त से। और जो अस्तायुर्वेद है ये आपकी पाल कापी से संबंधित हो जाएगी। इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है वो इस प्रकार पूछा है कि जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल शक्तियों में कौन सी थी। तो ये त्रिपक्षीय हुआ था। तो इसमें आपके एक तो गुर्जर प्रतिहारी थे, एक राष्ट्रकूट थे, एक पाल थे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है। तो हम इन्हें कहते हैं अभंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और केंद्र स्थान के बारे में कौन सा युग सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो 12 फरीद है ये गुलबर्गा इससे संबंधित नहीं है। तो बाकी सभी ऊपर की सही थी। ये कह रहे हैं मुगल काल में प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटने हुआ जब्त प्रणाली को श्रेय किसने दिया था। तो ये संबंधित था आपका टोडरमल जयपुर वाला। ये कह रहे डलहौजी की व्यपगत नीति यानी हड़प नीति थी के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था। तो वो संबंधित हो जाएगा आपका करौली। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1857 की क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था।
ये स्टेटमेंट है आपके बीडी सावत जी करने का था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, कौन सा सही सुमेलित सही नहीं है इनमें से? अगर देखें तो हम कहेंगे वीर समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था या बताया गया था, ये वाला गलत है, बाकी सभी सही थे। 129 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, यानी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो हम ये कहेंगे दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इसमें भारत में महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालानुक्रम यानी डेट वाइज बताना है कि पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, ऐसे प्रकार। तो हम कहेंगे चंपारण पहले नंबर पे आएगा इसमें क्रम में देखें। फिर अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था, ये सेकंड पे। एक सेकंड, ठीक है, और ये फिर हो जाएगा तीसरे नंबर पे। तो यानी हम ये कहेंगे कि 2 3 1 2 3 1 किसमें 2 1 है, ये तो नहीं हो 2 3, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये संबंधित है आपके दादाभाई नेहरू जी से। मोहम्मद अली बेग ने 1857 में क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये संबंधित था उस समय नीवच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? तो ये संबंधित है आपके जो बिजलिया किसान आंदोलन है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें लोक नृत्यों में से गरासिया जनजाति से संबंधित कौन सी है, वो बताने हैं। तो इनमें देखो संबंधित हो जाएंगे, जैसे एक तो बालराई हो जाएगा, कूद भी हो गया, और आपका लूर हो जाएगा, और आपका जवारा हो जाएगा। इस प्रकार 1 2 4 6 1 2 4 6, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजाबाटी और नागरचोड़ किस उपबोली की उपबोलियां हैं? तो ये जयपुर के उस पास बोली जाती है ना, वो डूराड़ी बोली है, उसी की उपबोलियां होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? तो उन्हें कहते हैं हम श्रीलाल जोशी है, तो ये तो आपकी उस्ता कला से संबंधित नहीं, फड़ कला से संबंधित हो गई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बारडोली के मंदिर किस जिले में स्थित है? ये वाले बारडोली है ना, ये वाला मंदिर है नहीं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ये वाला कैसे थे, बारडोली का जो मंदिर है ये आपके चित्तौड़गढ़ में, या चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है ना, अभी सेकंड ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में तीरापंथ धर्म संघ है, वो इसकी स्थापना किसने की थी? तीरापंथ की। तो इसकी स्थापना करने वाले थे वो थे आपके आचार्य बिच्छू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग सभ्यता और जड़ों से सही सुमेलित है? जैसे बालातल भीलवाड़ा में है, ये कहीं ना कहीं हमें गलत लग रहा है। नगरी टोंक में है, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पचमता ये राजसमंद में है, और एक है चंद्रावती बांसवाड़ा में, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी पचमता है वो राजसमंद में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि मेवाड़ के महाराणा उमेश सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। ये कथन किसका है? तो ये आपकी हरविलास शारदा का है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान के संघ में सम्मिलित होगी? यानी राजस्थान संघ, यानी सही है, राजस्थान, जिसे राजस्थान यूनियन कह रहे हैं, तो किस चरण में पूछा है? तो ये चरण हो जाएगा आपका तृतीय चरण था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों के साथ है किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया है? तो ये आपका अभी किया गया है, यानी 2017-18 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो गलत है? आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु केंद्रित होनी चाहिए, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो वह गुण क्या कहलाता है?
तो हम उसे कहेंगे एक तरह से विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने ये सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो है 2005 ने कहा था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 140 है जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है और सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान होता है। ये कथन किसका है? तो ये संबंधित हो जाएगा MP मोपात का। सॉरी। इसके बाद है ये क्वेश्चन आगे के मुझे इस पेपर में मिले नहीं, तो हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो 1 से लेकर 140 तक किए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बच गए, कोई बात नहीं, जितने भी किए हैं वो आपको सिलेबस PhD क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे और आप बता देना, इसी प्रकार के मॉडल पेपर लेते जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।